दोस्तों आज हम आप सबके समझ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 14 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी से संबंधित कुल 13 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? बताइए आप लोग किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या फिर परशुराम चतुर्वेदी जी ने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, यानी एक तरफ जो है पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग अर्थशास्त्र जो है किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र की रचनाकार जो है आचार्य चाणक्य हैं। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार जो है विशाख दत्त हैं। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो हर्षचरित के रचनाकार जो है बाणभट्ट है, जबकि पृथ्वीराज रासु के रचनाकार जो है चंद्रबरदई हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था? मनुस्मृति के आधार पर, रामायण के आधार पर, पृथ्वीराज रासु ग्रंथ के आधार पर, या फिर रजतरंगिणी ग्रंथ के आधार पर? तो पृथ्वीराज रासु ग्रंथ के आधार पर यह कहा जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देवदास निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की एक रचना का पात्र है? सत्यजीत राय की, या फिर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु के? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है देवदास, उसी उपन्यास का पात्र है देवदास, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बताइए आप लोग मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास किस उपन्यास का एक पात्र गोबर है? निर्मला का, गबन का, गोदान का, या फिर प्रेमाश्रम का? तो गोदान उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है गोबर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार ने अपने बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है? राहुल शंकरिताय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राहुल शंकरिताय ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 का है, परीक्षा शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग परीक्षा शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? रा के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है, मात्रा संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में रा की विशिष्ट स्थिति है, या फिर रा में छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है, क्या यह सही है? या फिर यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो यह रेफ मात्रा के ऊपर लगता है, क्या यह कथन सही है? तो इसमें जो है कथन ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? निम्नलिखित में से रा के शुद्ध उच्चारण वाला जो विकल्प सही है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक विकल्प जो है रा के शुद्ध उच्चारण से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। दोस्तों यहाँ 110 दिए, 110 ना होकर के 10 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है उसे हमें बताना है। बिंदु अनुस्वार का चिन्ह होता है, क्या यह कथन सही है? या फिर अनुस्वार नासिक ध्वनि है, इसका लिप चिन्ह होता है, क्या यह कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? यदि अनुस्वार
का वर्ण के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का होगा? अंगा के समान होगा, ना के समान होगा, माँ के समान होगा या फिर उपयुक्त तीनों के समान होगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंगा के समान होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध अनुस्वार वाला शब्द कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, अशुद्ध अनुस्वार वाला शब्द कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, इसमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं वर्ण शब्दांश है, कूट के माध्यम से चयन करें। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा शब्द जो है एक शब्दांश है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है या फिर रूढ़ शब्द है? तो शब्दांश जो है वह है उपसर्ग और प्रत्यय, इसलिए 1 और 2 सही हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग मूल शब्द क्या कौन सा है? बताइए आप लोग, अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द कौन सा है? अभि प्लस ज्ञान होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। ओढ़नी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए आप लोग, ओढ़नी शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय है? तो ओढ़नी शब्द में नी प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जबकि ओढ़ जो है मूल शब्द होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? ए है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्या यह कथन सही है? पल्लव पंत की रचना है, क्या यह कथन सही है? लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, क्या यह कथन सही है? पंत महाभारतीय युग के कवि हैं, क्या यह कथन सही है? तो कथन ए, बी और सी सही है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है असत्य कथन जो है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंत जो है भारतीय युग के कवि ना होकर के छायावादी युग के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? ध्रुपद गायन का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? बताइए आप लोग, ध्रुपद गायन का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? ब्रज भाषा से है, अवधी से है, खड़ी बोली से है या फिर मैथिली से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है ब्रज भाषा से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है? ये रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीरे, यह निम्नलिखित में से किस रचनाकार की पंक्ति है? तो बताइए आप लोग, यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? यह शंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या फिर फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो यह जो पंक्ति है यह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, क्या यह कथन सही है? कबीर संत कवि है, क्या यह कथन सही है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है या फिर संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, यह कथन सही है। कबीर संत कवि है, यह भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो पंक्ति है यह किसका है? रैदास का है, यह भी सही है। जबकि तुलसीदास जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि न होकर के रामाश्रय शाखा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ध्वज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है ध्वज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्वज शब्द के जो पर्यायवाची है वह है झंडा है, केतु है और पताका है, जबकि निहार जो है ध्वज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निहार जो है कोहरा या कुहासा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। फूल शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, उसे हमें बताना है। तो फूल शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है वह है प्रसून है, सुमन है और कुसुम है, जबकि पत्र जो है फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? लौकिक शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, लौकिक शब्द का विलोम क्या होगा? अलौकिक होगा, भौतिक होगा, संसारिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लौकिक शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा अलौकिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। चतुर्वेदी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा वाक्यांश जो है चतुर्वेदी शब्द के लिए सही है। ऑप्शन ए है चारों वेदों को जानने वाला, या फिर चार वेदी वाला यज्ञ, या फिर चार वेदों को लिखने वाला, या फिर चार भाषाएं बोलने वाला। तो चतुर्वेदी शब्द के लिए जो वाक्यांश सही है वह है चारों वेदों को जानने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अंतर्यामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है अंतर में निवास करने वाला, या फिर सदा सहने वाला, या फिर सब जगह व्याप्त रहने वाला, या फिर सबकी कहने वाला। तो अंतर्यामी शब्द के लिए जो वाक्यांश सही है वह है सब जगह व्याप्त रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या है? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है उसे हमें बताना है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, या फिर अन्वय अलंकार का प्रयोग किया गया है, या फिर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, या फिर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस दोहे में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रसीमरथी पर, या फिर कुरुक्षेत्र पर, या फिर उर्वशी पर, या फिर संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी रचना उर्वशी पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का वास्तविक अर्थ क्या है? अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना, या फिर मिलकर काम नहीं करना, या फिर अपना अहित स्वयं करना, या फिर असंभव काम करने की बात करना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का जो अर्थ है वह है मिलकर काम नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताए आप लोग कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किसी को पता ना होना, या फिर चौकन्ना होना, या फिर होशियारी दिखाना, या फिर गलत बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ है होशियारी दिखाना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा जो है वाक्यांश सही है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या है? स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए बहुत कम सोचते हैं, वाक्य में से उद्देश्य छांटिए। स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए बहुत कम सोचते हैं, वाक्य में कौन सा उद्देश्य है उसे हमें बताना है। व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति देश हित है, या फिर स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वार्थी व्यक्ति। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या है? दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है उसे हमें बताना है। विषम अलंकार का प्रयोग किया गया है, असंगत अलंकार का प्रयोग किया गया है, या फिर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है, या फिर निर्दर्शना अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है असंगत अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है भाषा दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लिपि दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? वह है फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो वह है गुरमुखी है। और फारसी भाषा की फारसी भाषा लिपि है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? कूट के माध्यम से हमें
बताना है। ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है या फिर अवधी है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वह हैं ब्रजभाषा है, बुंदेली है और हरियाणवी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, जबकि अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या है? भारत में हिंदी भाषा अपने किन रूपों में जानी जाती है? राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में या फिर संपर्क भाषा के रूप में या फिर इनमें से सभी। तो भारत में हिंदी भाषा अपने जो है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा इन सभी रूपों में जानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष या फिर स्पर्श संघर्षी। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उसे जो है महाप्राण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजाद संधि का उदाहरण नहीं है, उसे हमें बताना है। गय धन इका है या फिर पो धन इत्र है या फिर अति प्लस अंत है या फिर ने धन अन है। तो आजाद संधि का जो उदाहरण नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। यह जो है यड़ संधि का उदाहरण है। बाकी तीनों जो हैं आजाद संधि के उदाहरण हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या है? हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? रामचरितमानस को माना जाता है, पद्मावत को माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम काव्य और महाकाव्य जो है किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। संतन को कहा सीकरी सौ काम, आवत जावत पहनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? कुम्हन दास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा या फिर गोविंद स्वामी के द्वारा। तो उपयुक्त का पंक्ति जो है कुम्हन दास का है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप से संबंधित कवि हैं उसे हमें बताना है कूट के माध्यम से। बताइए, सूरदास हैं, कुम्हन दास हैं, छीत स्वामी हैं या फिर धर्मदास हैं। तो अष्टछाप के जो कवि हैं वह है सूरदास हैं, कुम्हन दास हैं और छीत स्वामी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, जबकि जो है धर्मदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या है? अष्टछाप के कवियों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए आप लोग, अष्टछाप की कवियों की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा थी, अवधी थी या फिर खड़ी बोली थी या फिर उपयुक्त सभी थी? तो अष्टछाप कवियों की जो भाषा थी वह थी ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। जनश्रुति के अनुसार आत्माराम निम्नलिखित में से किसके पिता का नाम था? बताइए आप लोग, आत्माराम किसके पिता का नाम था? तो जनश्रुति के अनुसार जो है आत्माराम जो है तुलसीदास के पिता का नाम था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह, आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। उपयुक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित में से किसके चरित्र की विशेषता बताई गई है? जयद्रथ की, घटोत्कच की, कर्ण की या फिर द्रोणाचार्य की। तो उपयुक्त पंक्तियों में जो है कर्ण की विशेषता बताई गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 क्या है? प्रश्न संख्या 43 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका मिलान कर लेते हैं। तो आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? बताइए आप लोग, आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो वह है वीर गाथाकार। पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल जो है भक्तिकाल को कहते हैं। उत्तर मध्यकाल किसे कहते हैं? तो उत्तर मध्यकाल जो है रीतकाल को कहते हैं। आधुनिक काल को क्या कहते हैं? आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो यह काल विभाजन किसके द्वारा किया गया है इसे हमें बताना है। तो यह काल विभाजन बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता होगा किसके द्वारा किया गया है।
पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। तो यह जो काल विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। अपभ्रंश की भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा के सर्वाधिक निकट है, उसे हमें बताना है। संस्कृत भाषा के सर्वाधिक निकट है, या फिर प्राकृत भाषा के सर्वाधिक निकट है, या फिर पाली भाषा के सर्वाधिक निकट है, या फिर हिंदी भाषा के सर्वाधिक निकट है। तो अपभ्रंश भाषा जो है हिंदी भाषा के सर्वाधिक निकट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास का प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन से कालखंड के आसपास माना जाता है। बताइए आप लोग, हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास का प्रारंभ जो है कौन से कालखंड के आसपास माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास, या फिर 1700 ईस्वी के आसपास, या फिर 1350 ईस्वी के आसपास, या फिर 1500 ईस्वी के आसपास। तो हिंदी भाषा साहित्य का प्रारंभ जो है 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या है, पुरानी हिंदी से तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। कूट के द्वारा हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है सिद्धो नाथो एवं जैन मुनियों के दोहे, या फिर प्राकृतिक पेंगलम के अनेक छंद, या फिर कुमार पाल प्रतिबोध एवं प्रबंध चिंतामणि, या फिर हेमचंद के शब्दानुशासन में संकलित दोहे। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या है, हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालखंडों में से कौन से काल को विविध एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल माना गया है। आदिकाल को, पूर्व मध्य काल को, या फिर उत्तर मध्य काल को, या फिर आधुनिक काल को। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदिकाल को माना गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। बताइए आप लोग, किस विद्वान ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है क्रिया विशेषण युक्त है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है क्रिया विशेषण युक्त है। ऑप्शन ए है मैं कल नहीं जाऊंगा, या फिर ऑप्शन बी है यह फूल सुंदर है, या फिर ऑप्शन सी है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, या फिर ऑप्शन डी है आज शाम को मत आना। तो जो वाक्य क्रिया विशेषण युक्त है वह है आज शाम को मत आना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो एक तरफ जो है संधि दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित उदाहरण दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। तो दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है, तो दीर्घ संधि का जो उदाहरण है वह है परम प्लस अणु, जबकि गुण संधि का जो उदाहरण है वह है नर प्लस इंद्र, जबकि वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वह है यथा प्लस एव, जबकि यड़ संधि का जो उदाहरण है वह है अति प्लस अंत, जबकि अयादि संधि का जो उदाहरण है वह है पो प्लस अंत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि सही नहीं है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक संधि जो है सही नहीं है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या धन आलय होता है, यह होता है ऑप्शन यह सही है। जबकि वेदांत का संधि विच्छेद क्या होता है, वेद प्लस अंत होता है, यह भी सही है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदा प्लस एव होता है, यह भी सही है। जबकि रमेश का संधि विच्छेद जो है रमा प्लस ईस होता है, ना कि इस होता है, रमा प्लस ईस होता है। क्या होता है, रमा प्लस ईस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी का माधव मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अच्छी कलाकृति होता है, या फिर डरपोक होता है, या फिर
बहुत मूर्ख होता है या फिर सिद्धांतहीन होता है। तो मिट्टी का माधव मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या है? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे हमें बताना है। बहुत थक जाना है या फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाना है या फिर लज्जित होना है या फिर युद्ध में मरना है। तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है बहुत थक जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। सांप मरे न लाठी टूटे लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है सांप को मारते वक्त लाठी का नहीं टूटना या फिर सांप को मारते वक्त मजबूत लाठी का प्रयोग या फिर बिना हानि के किसी काम का बनना या फिर किसी काम को करते वक्त लाभ की प्राप्ति। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा सांप मरे ना लाठी टूटे लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वह होगा बिना हानि के किसी काम का बनना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है विराम चिन्ह का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है विराम चिन्ह दिया गया है, जिसका हमें पता लगाना है कौन सा विराम चिन्ह है। तो बताइए आप लोग यह कौन सा विराम चिन्ह है? तो यह जो है उप विराम चिन्ह है। यह कौन सा विराम चिन्ह है? तो यह जो है निर्देशक विराम चिन्ह है। तो यह कौन सा चिन्ह है? तो यह जो है हंस पद चिन्ह है। जबकि यह कौन सा चिन्ह है? यह जो है लाघव चिन्ह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या है? निम्नलिखित में से किनके दोनों चरण पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है? दोहा के, सोरठा के, चौपाई के या फिर पदावली के। तो दोनों चरण पूर्ण होने पर पूर्ण विराम जो चिन्ह लगाया जाता है वह दोहा, सोरठा, चौपाई और पदावली के पूर्ण होने पर लगाया जाता है, इसलिए इसमें चारों सही हो जाएगा। इसका कोड क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्या है? मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के नाम से जानी जाती है? मगही के नाम से जानी जाती है, अवहट्ट के नाम से जानी जाती है या फिर सौरसेनी के नाम से जानी जाती है या फिर अंगिका के नाम से जानी जाती है। तो यह जो है अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। कर्ता क्रिया की अवंत की समान अशुद्धियों को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, उसे हमें बताना है। तो बता लो आप लोग इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, आप कब आ रहे हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या है? क्रिया भेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के द्वारा सही कथन का चुनाव करें। तो ऑप्शन ए है राम रोता है। क्या यह सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? तो राम रोता है अकर्मक क्रिया है, यह कथन सही है। जबकि 2 है राम अपना रोना रोता है। यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? तो राम अपना रोना रोता है, यह जो है सकर्मक क्रिया है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो एक तरफ जो है समास दिया गया है, दूसरी तरफ जो है समास से संबंधित उदाहरण दिया गया है, उसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग वनगमन कौन सा समास है? तो वनगमन जो है कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। यह जो है वन को जाना, इसका समास विच्छेद होगा। जबकि हस्तलिखित कौन सा समास है? तो हस्त जो लिखित समास है वह है करण तत्पुरुष समास होगा, यानी कि हाथ से लिखित। जबकि देश निकाला कौन सा समास है? तो देश निकाला जो है अपादान समास है। और पाठशाला जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो वह है मरणासन्न, यानी कि मरण को आसन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि कष्ट से साध यह जो है करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आशा से अतीत यानी कि उपादान तत्पुरुष समास है। जबकि यह जो है गुरु दक्षिणा जो है
संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गुरु के लिए दक्षिणा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। संबोधन सूचक कौन सा शब्द है? तो संबोधन सूचक जो शब्द है वह है। विस्मय सूचक शब्द कौन सा है? तो विस्मय सूचक जो शब्द है वह है अरे। शोक सूचक शब्द कौन सा है? तो शोक सूचक जो शब्द है वह है ओ। जबकि स्वीकार सूचक शब्द कौन सा है? वह है अच्छा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 क्या है? जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? गोपाल दास गहमरी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी ने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को अपने पत्र में प्रकाशित किए बिना ही वापस कर दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? यह निराला की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। यशोधरा की रचनाकार कौन है? बताओ लोग, यशोधरा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, या फिर शिव पूजन सहाय की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो यशोधरा की जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा बाजार की रचना विधा क्या है? बताइए आप लोग, आगरा बाजार जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, या फिर निबंध विधा की रचना है? तो आगरा बाजार जो है नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 क्या है? लफ्जों का फूल नामक कविता निम्नलिखित में से किनकी रचना है? बताइए आप लोग, लफ्जों का फूल किसकी कविता है? निदा फाजली का है, हबीब तनवीर का है, या फिर कैफी आजमी का है, या फिर वीरेन डंगवाल का है? तो लफ्जों का फूल किसकी रचना है? तो यह है निदा फजली का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 क्या है? तीसरी कसम उठ मारे गए गुलफाम की रचनाकार कौन है? हरीश्वरनाथ रेणु हैं, शैलेंद्र हैं, राज कपूर हैं, या फिर कैफी आजमी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? भट्ट लोलट हैं, भरत मुनि हैं, या फिर अभिनव गुप्त हैं, या फिर भट्टनायक हैं? तो नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं वह है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास जो है किसके शिष्य थे? बताइए आप लोग, नंददास जो है किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, या फिर विट्ठलनाथ के शिष्य थे, या फिर विनोबाचार्य के शिष्य थे? तो नंददास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वह है निहार। कैफी आजमी की कौन सी रचना है? तो वह है 7वां दशक। जबकि लीलाधर की कौन सी रचना है? तो वह है शर्माया। प्रहलाद अग्रवाल की कौन सी रचना है? तो वह है काला पानी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है? पीयूष नहीं है, सोम नहीं है, अमी नहीं है, या फिर कंतार नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत का जो पर्यायवाची है वह है पीयूष, सोम और अमी, जबकि कंतार जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंतार किसका पर्यायवाची है? जंगल या वन का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है अश्व का पर्यायवाची है? तो वह है कौन सा है? सैंधव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकोक्ति है, उसे हमें बताना है? अंक भरना है, या फिर आस्तीन का सांप है, या फिर तूती बोलना है, या फिर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लोकोक्ति है वह है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रश्न संख्या 75,
गुरदयाल सिंह द्वारा रचित क्या जानूं मैं कौन निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है या फिर संस्मरण विधा की रचना है? तो क्या जानूं मैं कौन जो है आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राही मासूम रजा की रचना छोटे आदमी की बड़ी कहानी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की है, जीवनी विधा की है, डायरी विधा की है या फिर यात्रा स्मृति विधा की रचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा यह जो है जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना थी? रेणुका था या फिर परशुराम की प्रतीक्षा था या फिर बारदोली विजय था या फिर हारे को हरिनाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर का सर्वप्रथम प्रकाशित जो रचना था वह था बारदोली विजय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसीमरथी का मुख्य पात्र निम्नलिखित में से कौन था? अर्जुन था, कर्ण था, परशुराम था या फिर भीष्म था? तो रसीमरथी रचना का मुख्य जो पात्र था वह था कर्ण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए हम लोग ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक है ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते यह कथन जो है सही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यह भी सही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यह भी कथन सही है। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, यह भी कथन सही है। वर्णमाला में अंगा, ढा, अंक और अह और संयुक्त व्यंजन के मिल जाने से वर्णों की संख्या 44 से 52 हो जाती है, यह भी कथन सही। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सभी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे हमें बताना है। एक है हिंदी में 11 स्वर होते हैं, यह कथन सही है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, यह भी कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। जिनके विषय में बात की जाए वह वाक्य का कौन सा अंग है? विधेय है, उद्देश्य है, सार्थक वाक्य है या फिर उपयुक्त सभी है? तो वह जो है उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है उसे हमें बताना है। नदी नहीं है, झरना नहीं है, पुस्तक नहीं है या फिर मेज नहीं है? तो नदी, पुस्तक और मेज जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि झरना जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। तो वीर गाथा काल के कवि विद्यापति है, यह कथन सही है। भक्ति काल के कवि जो है कबीर है, यह भी सही है। रीत काल के कवि जो है कुतुबन नहीं है। आधुनिक काल के कवि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जो कुतुबन जो है भक्ति काल के कवि हैं, न कि रीत काल के कवि हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा। कूट दिया है तो कूट केवल 3 हो गए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है नामवर सिंह की है? आलोचना और काव्य है, दूसरी परंपरा की खोज है, आस्था और सौंदर्य है, भाषा और समास है? तो जो नामवर सिंह की रचना है वह है दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो एक तरफ रचना दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाकार दिया गए हैं। तो चंद्र बरदई की कौन सी रचना है? तो चंद्र बरदई की जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। नरपत नाल की कौन सी रचना है? तो वह है बीसल देव रासो। विद्यापति की कौन सी रचना है? दोस्तों यहाँ विद्यापति होगा। विद्यापति की कौन सी रचना है? वह है कीर्तलता। जबकि अमीर खुसरो की जो रचना है वह है मुकरिया। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? मुकरिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 86 क्या है, संदेश राशक के रचनाकार कौन है? बताए आप लोग, संदेश राशक के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो हैं, अब्दुल रहमान हैं, विद्यापति हैं या फिर मलिक मोहम्मद जायसी हैं? तो अब्दुल रहमान को अदमार भी कहा जाता है। तो संदेश राशक के रचनाकार जो है वह है अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। कबीर के वाणी से संबंधित भाग निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से बताना है। तो कबीर का जो है वह होगा सबद, रमैनी और साखी तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 क्या है, संध्या भाषा शैली का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कवियों से है? बताए आप लोग, संध्या भाषा शैली का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कवियों से है? सिद्ध कवियों से है, नाथ कवियों से है, वीरगाथा कालीन कवियों से है या फिर जैन मतावलंबी कवियों से है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संध्या भाषा शैली का संबंध जो है सिद्ध कवियों से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रृंगार परक लौकिक काव्य है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है श्रृंगार परक लौकिक काव्य है? राउलवेल है, संदेश राशक है, कीर्तिलता है या फिर कीर्ति पताका है? तो कूट के माध्यम से बताना है। तो राउलवेल और संदेश राशक जो है श्रृंगार परक लौकिक काव्य है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2 किसमें है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 क्या है, आल्हा लोकगान की पहचान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से की गई है? जगनिक कृत जो है परमाल रासों से या फिर दलपत विजय कृत कुमार रासों से या फिर नरपत नाल कृत बिसल दे रासों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आल्हा लोक गायन की पहचान जो है जगनिक कृत परमाल रासों से की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति कृत नहीं है, उसे हमें बताना है। बताए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है विद्यापति की नहीं है? कीर्तिलता नहीं है, कीर्ति पताका नहीं है या फिर पदावली नहीं है या फिर कैमाश वध नहीं है? तो विद्यापति की जो रचना है वह है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। कैमाश वध जो है विद्यापति की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम कौन से काव्य में मिलता है? बिसल देव रासों में मिलता है, पृथ्वीराज रासों में मिलता है, खुमार रासों में मिलता है या फिर हमीर रासों में मिलता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 12 मासा का वर्णन जो है सर्वप्रथम जो है किस काव्य में मिलता है? तो वह मिलता है बिसल देव रासों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। रचना की दृष्टि से विशेषण कौन सा है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा विशेषण है? रूढ़ है, यौगिक है या फिर ए बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रचना की दृष्टि से विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए बी यानी कि सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। अमीर खुसरो से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं? बताइए आप लोग, अमीर खुसरो को इनमें से कौन सी रचनाएं हैं? पहेलियां हैं, मुकरियां हैं या फिर सखने हैं? तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वह है पहेलियां, मुकरियां और सखने, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा इनमें सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल स्पेस घर अपने रैन भई चौदेश। तो बताइए आप लोग, खाली स्थान पर क्या होगा? रहीम होगा, रसखान होगा, खुसरो होगा या फिर कुतबन होगा? तो यह काव्य पंक्ति जो है खुसरो का है, इसलिए यहाँ पर खुसरो होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 क्या है? मातु पिता जग जाय तजो, विधि हूँ न लिख कुछ भाल भलाई, उपयुक्त कथन में वर्णित व्यथा निम्नलिखित में से कौन से कवि के बाल्यकाल की दशा पर प्रकाश डालती है? कबीर के या फिर तुलसी के या फिर सूरदास के या फिर बिहारी के? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तुलसीदास के बाल्यकाल की दशा पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बादशाह दर्पण निम्नलिखित में से कौन सी विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है या फिर जीवन चरित्र है या फिर इतिहास लेखन है? तो
तो भाषा दर्पण जो है इतिहास लेखन विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मोल। उपयुक्त पंक्ति का संबंध जो है किस कवि से है? मैथिली शरण गुप्त से है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, बालकृष्ण भट्ट से है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। तो उपयुक्त का पंक्ति का संबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यह जो काव्य पंक्ति किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है अपूर्ण है उसे हमें बताना है? प्रेमाश्रम है, मंगलसूत्र है, सेवा सदन है या फिर कायाकल्प है। तो ये चारों रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास विधा की रचना है। तो जो अधूरा है वह है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की रचना शतरंज के खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या है? प्रतीकात्मक कहानी है, व्यंग्यपरक कहानी है या फिर ऐतिहासिक कहानी है या फिर यथार्थ बोधक कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना शतरंज के खिलाड़ी जो है क्या है? ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शतरंज खिलाड़ी जो है ऐतिहासिक कहानी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है उसे हमें बताना है? माटी की मूर्तें हैं, अतीत के चलचित्र हैं, रेखाएं बोल उठी हैं या फिर दीप जले शंख बजे। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी की जो रचना है वह है रेखाएं बोल उठी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। जबकि माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो यह है राम वृक्ष बिनीपुरी का। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यह है महादेवी वर्मा का। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। प्रेम की बेदी नाटक के नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो प्रेम की वेदी के नाटककार कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल निम्नलिखित में से कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, निबंध संग्रह है या फिर समीक्षात्मक ग्रंथ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल जो है, अशोक के फूल जो है निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एक जो सही है उसे हमें बताना है? तो बताइए लोग इनमें से कौन सा एक शब्द सही है? तो वह है ऑप्शन ए फर्ज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 क्या है? निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है उसे हमें बताना है? तो निर्दोष शब्द में निर और निर जो है उपसर्ग है, दोष जो है मूल शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शनी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है उसे हमें बताना है? तो बताइए आप लोग दर्शनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दर्शनी शब्द में ई प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है? बताइए आप लोग लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची क्या है? विष्णुप्रिया है, कमला है, रमा है या फिर उपयुक्त सभी है। तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें से वह है विष्णुप्रिया, कमला और रमा तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ जाए। उपयुक्त दोहा में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? बताइए आप लोग इस दोहा में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार का, रूपक अलंकार का या फिर पुनरुक्त अलंकार का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? बताइए आप लोग महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है कौन सा है? दीपशिखा है, यामा है, निहार है या फिर रसिम है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है वह है निहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो एक तरफ जो है शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित अर्थ दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है।
तो बताइए आप लोग, अरुण का क्या अर्थ होता है? तो अरुण का अर्थ होता है निकला हुआ सूर्य। श्री का क्या अर्थ होता है? तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। नीरज का क्या अर्थ होता है? तो नीरज का अर्थ होता है जल में उत्पन्न। जबकि लाल का अर्थ होता है बहुमूल्य पत्थर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 क्या है? जिसका मूल्य नहीं आंका जा सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं, बहुमूल्य कहते हैं, महंगा कहते हैं या फिर अनमोल कहते हैं? तो जिसका मूल्य नहीं आंका जा सके उसे अनमोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, या फिर ऑप्शन बी है आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, या फिर ऑप्शन सी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, या फिर बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ना कि अनेकों नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 क्या है? मोहन राकेश की निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना की कथा है? अंधेरे बंद कमरे, या फिर आधे अधूरे, या फिर आखिरी चट्टान तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंधेरे बंद कमरे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो एक तरफ जो है लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित उपन्यास दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास है? तो चतुर्सेन शास्त्री का जो उपन्यास है वह है वैशाली की नगर वधू। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है? वह है अनाम दास का पोथा। और भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 115 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 115 क्या है? आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका बंटी है, पुनर्वा है, नदी के दीप है, या फिर गोदान है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास किसका है? यह है मन्नू भंडारी का। जबकि नदी के दीप के उपन्यासकार कौन है? तो वह है अज्ञेय। और पुनर्वा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि गोदान उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक समूह जो है जिसमें उपन्यास दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो वह है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक द्विगु समास का उदाहरण है? राजा रानी है, पीताम्बर है, भूदेव है, या फिर त्रिभुवन है? तो द्विगु समास का जो उदाहरण है वह है त्रिभुवन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि राजा रानी जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं, द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। जबकि पीताम्बर जो है बहुब्री समास का उदाहरण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 क्या है? प्रश्न संख्या 118 है, नेत्रों द्वारा पान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कूट के माध्यम से हमें सही अर्थ का चयन करना है। जी भर कर देखना है, निहारना है, आंखें फाड़ कर देखना है, या फिर आंखें बंद कर स्मरण करना है? तो नेत्र द्वारा पान का अर्थ है जी भर कर देखना और निहारना। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 जिसमें सही होगा वही सही होगा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 क्या है? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है शुद्ध शब्द है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, डबल जा आधा रहेगा। ठीक दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 क्या है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? होरी का है, धनिया का है, गोबर का है या फिर झूरी का है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त कथन जो है झूरी का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो कथन कहाँ से लिया गया है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 क्या है? पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है उसे हमें बताना है। अनुप्रास का, मानवीकरण का या फिर उत्प्रेक्षा का या फिर उपयुक्त सभी का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 क्या है? चटुल शब्द का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, चटुल शब्द का क्या अर्थ होता है? चंचल स्वभाव का, चोट खाया हुआ या फिर गहरे रंग का या फिर आलसी स्वभाव का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। चटुल शब्द का वास्तविक अर्थ है चंचल स्वभाव का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 क्या है? निरूपम शब्द का क्या अर्थ है? बिना रूप का, बहुत सही, सुंदर या फिर जिससे किसी को उपमा न दी जा सके या फिर जिसका कोई आकार ना हो। तो निरूपम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निरूपम शब्द का अर्थ होता है जिससे किसी को उपमा ना दी जा सके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 क्या है? श्याम पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार द्वारा किया गया? निराला के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा या फिर धर्मवीर भारती के द्वारा? तो श्याम पत्रिका का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष समय क्या है? मतलब लोग, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो समय है वह क्या है? सन 1940 है, 1943 है, 1945 है, 1958 है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वह है 1943 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। यदि आप लोगों को मेरा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।